आज मैं क्लास 9th का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे आसपास के पदार्थ। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और पहला वीडियो देखने के लिए ऊपर पे आई बटन को टच करें या डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। पहला है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जो ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है। जो ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे हम लेते हैं अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया को छोड़ देंगे धूप में तो ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाएगा। जैसे आयोडीन, कपूर, नेप्थेलिन, एंथ्रासीन, ये सब ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। गैस दाब को वायुमंडल में मापा जाता है। गैस दाब को किस में? एटमॉस्फेयर में मापा जाता है। यानी दाब का आई मात्रक वायुमंडल होता है। इसे संक्षेप में ATM द्वारा व्यक्त किया जाता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, जिसे हम PA से सूचित करते हैं। 1 ATM बराबर 1.01 गुना 10⁵ पास्कल या 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर mm होता है। अगला है गैस और दाब में गैस और वाष्प होना चाहिए। गैस और वाष्प में अंतर को लिखें। इसका अंतर निम्नलिखित है। गैस का निर्माण किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है और वाष्प किसी द्रव का वायु रूप है, जो उस द्रव को गर्म करने पर प्राप्त होता है। वैसे भी कोनो भी चीज़ को गर्म करेंगे वह वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे पानी को हम गर्म करते हैं तो वह वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाता है, वाष्पीकरण होने लगता है। सभी गैस बॉयल एवं चार्ल्स के नियमों का पालन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी गैस बॉयल एवं चार्ल्स के नियमों का पालन करती है। वाष्प किस नियम पर? तो वान डेर वाल के नियम पर काम करते हैं। वाष्प वान डेर वाल के नियम का पालन करते हैं। गैसों का ताप क्रांतिक ताप से अधिक होता है और वाष्प का ताप क्रांतिक ताप के बराबर या कम होता है। अगला देखते हैं द्रव के खुले सतह का क्षेत्रफल। अब प्रभाव है द्रव के खुले सतह का क्षेत्रफल। द्रव के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है, वाष्पीकरण की दर उतना ही अधिक होगा। जैसा समान परिणाम में जल एक गिलास एवं थाली में रख देने पर थाली की जल गिलास के ज़्यादा, थाली का जल गिलास के जल से पहले वाष्पीकरण होगा। अगला है द्रव पर दबाव। द्रव के ऊपर वायुमंडलीय दबाव जितना ही अधिक होगा, वाष्पन की दर उतना ही कम होगा। अगला है आर्द्रता या शुष्कता। वायु में आर्द्रता अधिक रहने पर वाष्पन की दर कम हो जाती है। वायु में शुष्कता रहने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात में गीले कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। शुष्कता के कारण ही बरसात में गीले कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। अगला है वायु प्रवाह। वायु प्रवाह द्रव के ऊपर से गुजरने वाली हवा का प्रवाह तीव्र होगा तो वाष्पन की क्रिया भी तीव्र होगी। जैसे भीगे कपड़े को पंखे के सामने रख देने पर जल्दी सूख जाता है। अगला है वाष्पीकरण एवं क्वथनांक में अंतर। तो इसका अंतर निम्नलिखित है। तो पहला अंतर है या वाष्पन बनने की एक मंद क्रिया है। यहाँ पर मंद होगा।
और क्वथनांक में यह वाष्पन बनने की तीव्र क्रिया है। यहाँ मिस प्रिंट है, बंद होगा। अगला देखते हैं, यह क्रिया केवल द्रव की ऊपरी सतह से होती है और यह क्रिया संपूर्ण द्रव में होती है। द्रव का ऊपरी सतह जितना ही विस्तृत होगा, वाष्पीकरण की दर उतना ही तेज होगा। द्रव के सतह के विस्तार पर निर्भर नहीं करता है। यह क्रिया प्रत्येक तापमान पर निर्भर रहता है और क्वथनांक एक निश्चित तापमान पर संपन्न होती है। द्रव में घुली हुई अशुद्धियां वाष्पीकरण की दर को घटा देता है। द्रव में अगर अशुद्धियां देंगे तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा, घट जाएगा। द्रव में घुली हुई अशुद्धियां के प्रभाव से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसमें बढ़ जाता है। वाष्पीकरण की क्रिया में बाहर से ऊष्मा देना आवश्यक नहीं होता है। इस क्रिया में द्रव को गर्म करना आवश्यक होता है। लास्ट है, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होता है और क्वथनांक से ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। बस अगला देखा जाए क्वेश्चन। अब आते हैं प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। ये ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था से अगला देखा जाए, प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ आयनीकृत गैस के रूप में उपस्थित और प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण अति ऊर्जावान तथा अति उत्तम अवस्था में रहते हैं। अगला पॉइंट है, फ्लोरोसेंट नली तथा नियॉन बल्ब में प्लाज्मा, नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस तथा फ्लोरोसेंट नली के अंदर हीलियम गैस या कोई अन्य गैस रह सकती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य एवं तारों में चमक दिखाई पड़ती है। उच्च ताप के वजह से ही तारों में प्लाज्मा का निर्माण होता है। अब आते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, बोस-ऑस्टिन कंडेंसेट। बोस-ऑस्टिन कंडेंसेट सन 1920 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी, जिसके आधार पर आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था का आविष्कार किया। इस अवस्था को बोस-ऑस्टिन कंडेंसेट या बीईसी कहा जाता है। ये एसएन बोस है और ये अल्बर्ट आइंस्टीन है। सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन है। इसका जन्म 1894 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म 1894 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1955 में हो गया। बोस-ऑस्टिन कंडेंसेट अवस्था की प्राप्ति एरिक ए कॉर्नल, वुल्फगैंग कैटरले तथा ई वेमेने ने की थी, जिसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार का नवाजा गया। जिसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अब कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला है पदार्थ सूक्ष्म कणों द्वारा निर्मित होता है। दूसरा, पदार्थ की तीन अवस्था होते हैं जो कि हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-ऑस्टिन कंडेंसेट होता है। पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बहुत कम है। द्रव के कणों के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। गैस तो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। गैस के कणों के बीच की दूरी ठोस, द्रव तथा गैस की अपेक्षा अधिक होती है। प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा एवं अधिक उत्तेजित
होते हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं। प्लाज्मा आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठोस के संपीड्यता नगण्य होता है। ठोस का संपीड्यता नगण्य होता है। ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के शक्ति को सूचित। अब जो बच्चा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव वो अगला वीडियो में करा दूंगा।